सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने निवारणयानीक रोदध्वंसनोसने शात्कार जीविताजिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योति जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंदु सद्वंदियाणं त्युवर्णिद मधुर विसद बकाणं अन्तातीद गुणाणं ब्रह्मोजिणाणं चिदबाणं। चर्चा अपनी क्षेत्र परावर्तन पर प्रारंभ हुई थी। थोड़ा सा विषय का रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य परावर्तन को संक्षिप्त रूप से कोई बताएगा? मनीष भैया? नहीं, मैं मनीष भैया? जैस्मिन दीदी। जैस्मिन? जैस्मिन दीदी। जैस्मिन? द्रव्य प्रवर्तन को संक्षेप रूप से मतलब किस चीज क्या बताना है? आपको जितना जो कुछ भी समझ में आया है द्रव्य परावर्तन के बारे में। ये जीव जो है द्रव्य प्रवर्तन में 9 कर्म पुद्गल वर्गनाएं और कर्म वर्गनाएं ग्रहण करता है। अनंत बार इसमें 3 प्रकार की वर्गनाएं होती है, ग्रहित, अग्रहित और मिश्र वर्गनाएं होती हैं। इनको अनंत बार ग्रहण करता है। फिर वो ये साइकिल पूरी करके जो हमने वो ये अपना टेबल पढ़े थे, चार तरीके के वो कोठे पूरे करके और उसके बाद फिर लास्ट में वही जो स्टार्टिंग में वर्गना ग्रहण करती होती है, अंत में भी वही फिर दोबारा ग्रहण करता है, तो वो एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है उसका। बढ़िया। सुषमा भाभी कुछ कह रहे क्या? हम भी बोल सकते हैं? हाँ बोलिए भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जो द्रव्य परावर्तन में पहले तो जो कर्म दो भेद किए है उस परावर्तन की, पंच परावर्तन की, द्रव्य परावर्तन में नो कर्म और कर्म परावर्तन। तो नो कर्म में जो प्रथम समय में यह जीव नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है, जिस स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से, मतलब पहली बार जब ग्रहण करता है तो इस प्रकार पहली बार ग्रहण करके वह गृहीत वर्गनाओं को, अगृहीत वर्गनाओं को, मिश्र वर्गनाओं को ग्रहण करते हुए एक साइकिल पूरी करने के लिए, मतलब अंतिम में भी उसी रूप में, उस स्पर्श रसगंध वर्ण रूप अनंत अनुभाग शक्ति से सहित, उसी अनुभाग शक्ति से सहित पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करके एक द्रव्य परावर्तन को पूरा करता है। इसमें अनंत सागर लगते हैं। ऐसा अनंत काल लग जाता है, जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। ठीक है। चलिए, कल आप लोग को एक एक्सरसाइज करनी है। द्रव्य परावर्तन के संदर्भ में सभी लोगों को 2-2 क्वेश्चन बना करके लाना है और वे सभी एक दूसरे से, मतलब जो भी व्यक्ति पूछेगा और जिनसे आंसर बनता है वो आंसर जवाब देगा उसका। तो 2-2 क्वेश्चन निकालने हैं। जितनी गहराई से, सूक्ष्मता से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं
मतलब आप ये सोचेंगे आपका क्वेश्चन कोई दूसरा ना बोल सके, ना बोल सके यानी वो क्वेश्चन रिपीट ना हो। आपको ये एक्सरसाइज कल के लिए करनी है। अभी वापिस चलते हैं अपन क्षेत्र परावर्तन के ऊपर। पेज नंबर है 90, प्रारंभ किया था अपन ने। अन्वयार्थ, समस्त लोकाकाश के प्रदेशों में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसमें ये सब ही संसारी जीव अनेक बार उत्पन्न न हुए हों तथा मरे न हों। समस्त लोकाकाश का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ सभी जीव अनेक बार जिए और मरे न हो। यह लोक जगत श्रेणी का घन रूप है। इसकी चर्चा अपनी हुई थी कि यह लोक जो है वो जगत श्रेणी का घन रूप है। याद है जगत श्रेणी कितने राज्यों की होती है? पहले नंबर 1 क्वेश्चन, जगत श्रेणी कितने राज्यों की होती है? हैंड रेस करना है बस आपको। जगत श्रेणी कितने राज्यों की होती है? आरती भाभी, बोलिए अंजू आंटी। ये सात राज्य होती है। बहुत बढ़िया, 7 राज्यों की होती है। 7 राज्यों का घन जो बनेगा वो घन किस शेप का बनेगा? 7 राज्यों का घन किस शेप का बनेगा? देखो हम आपके सामने शेप बनाते हैं, उसमें आप लोग अपने बताना। 7 राज्यों का घन क्या इस शेप का बनेगा? हम्म, 7 राज्यों का घन क्या इस शेप का बनेगा? या 7 राज्यों का घन जगह नहीं है हमारे पास, समझ लेना। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अरे भाई जवाब बीच में से नहीं देना है, हैंड रेस करने हैं। बोलिए अनामिका भाभी। अनामिका भाभी बोलिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन बनेगा दीदी, थर्ड। क्यों थर्ड ऑप्शन क्यों बनेगा? ऊपर का जो घन है उसका ऊपर का हिस्सा लेंगे, उसका थर्ड ऑप्शन ही बनेगा। थर्ड ऑप्शन क्यों बनेगा? थर्ड ऑप्शन का हेतु बोलो, थर्ड ऑप्शन क्यों बनेगा? बोलिए सरोज आंटी। हाँ बोलिए भाभी। ऊपर के पोर्शन बोल नहीं पा रहा इसको। कोई बात नहीं, मनीष भैया बोलिए। हाँ दीदी, ये जो नीचे का जो पोर्शन है अपना 3 लोग का नक्शे का, इसमें जो है दो तरफ से एक एक लाइन खींच दो बीच में। एक पोर्शन इधर राइट वाला हो जाएगा, राइट वाले पोर्शन को जो है लेफ्ट वाले पोर्शन के ऊपर रख दो, तो वो स्क्वायर बन जाएगा पूरा। ये भाई यहाँ पे जैसे ये लंबाई हो गई 7 राजू हो गई, और जो नीचे की इसकी वो है ब्रेड्थ, जो बोलते हैं लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना, वो नीचे से जो है ये काट के, जैसे ये 7 है टोटल, वो 4 और 3 साइड में बची है, वो 3 काट के ऊपर के उधर जोड़ दिए उसको लेफ्ट हैंड पे। तो वो भी 7 हो गई, ऊपर से भी 7 हो जाएगी, नीचे से भी 7 हो गई है, और उसकी लेंथ भी 7 हो जाएगी। और
डेप्थ भी 7 हो जाएगी, तो 7 × 7 × 7 हो जाएगी वो। बराबर। इसको जो अपन उसका ऊपर का पूरा रख देंगे ना, तो वो 7 भाई ऊपर का भी करना पड़ेगा अपने को। इसका उत्तर सीधा सा ये है कि 7 राजू का घन जो है वो 7/7/7 है। यानी जो चौड़ाई है ये भी 7 राजू चाहिए, ऊंचाई है ये भी 7 राजू चाहिए, और ये जो गहराई है ये भी 7 राजू चाहिए। तो जब ये पूरी भुजाएं जब इसकी समान है तो वो क्या बनेगा, वो चौकोन बनेगा, है ना। आयत जो होता है, आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती, और जो लोक है वो लोक कहीं चौड़ा है, कहीं सकरा है, कहीं 7 राजू है, कहीं 1 राजू है, कहीं 5 राजू है। तो हमने उसको क्या किया कि हमने उसको पूरा बराबर करके उसको 7 राजू का मतलब पूरा एक्यूरेट निकाल लिया, इसलिए वो 7 राजू का घन कहा जाता है। यानी 7 राजू का घन करने पर जो 343 घन राजू आता है, वही लोक का घन करने पर भी वो घन राजू आएगा। इसका अर्थ ये समझना कि लोक का घन कितना है, कि जितना 7 राजू का घन है उतना लोक का घन वो निकल करके आता है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। 7 राजू की जगत जगत सरणी होती है। 7 राजू की जगत सरणी होती है, इसका मतलब क्या समझना कि जो जगत सरणी बनाएंगे, जगत सरणी आप इतने में भी बनाएंगे तो ये 7 राजू की बनेगी। मतलब जो पूरा अपन बोलते ना 14 राजू, तो वो 14 राजू जगत सरणी नहीं है। एक जगत सरणी जो बनती है वो 7 राजू की ही बनती है। ये इतना लगा करके चल कि उसका घन 343 घन राजू होता है। इन 343 घन राजुओं में सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं। यह क्षेत्र परिवर्तन है। जीव का विकारी अवस्था में आकाश के क्षेत्र के साथ होने वाले संबंध को क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। यह क्षेत्र परिवर्तन भी 2 प्रकार का है। आकाश के साथ जिनका संबंध है वो क्षेत्र परिवर्तन है, और क्षेत्र परिवर्तन भी 2 प्रकार का है, एक स्वक्षेत्र परिवर्तन और एक पर क्षेत्र परिवर्तन। अब इसमें आपको ये भी समझना होगा, स्वक्षेत्र यानी क्या लगाना कि जो जीव है, जो जीव है और जीव के जीव जो है, जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात का माप कितना लेना यहाँ? लोक प्रमाण। लोक प्रमाण कि लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही जीव के प्रदेश हैं। यानी 3 लोक में यदि जीव के प्रदेशों को फैलाएं तो पूरे लोक पर जीव के प्रदेश क्या होंगे, फैल जाएंगे। एक एक प्रदेश जीव के प्रदेश आकाश के प्रदेशों पर फैल जाएगा। तो एक लगाएंगे जो जीव के प्रदेश है, जैसे मान के चलो उसकी जगन्य अवगाहना लेंगे, किसी भी शरीर में जाएगा तो सबसे जगन्य अवगाहना और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना, अभी वो पूरा चलेगा कि जगन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की। महामत्स्य की जो होती है
इसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि करने पर वो जीव यहाँ तक पहुंच जावे, उसको कहेंगे स्वक्षेत्र परावर्तन। ख्याल में आया कि जो जीव जिन शरीरों में जन्म लेता है, उन शरीरों में सबसे छोटी अवगाहना और सबसे बड़ी अवगाहना, तो छोटी अवगाहना से एक एक प्रदेश की वृद्धि, अभी हम सामान्य बता रहे हैं, विशेष चलेगा, जीव अवगाहना तक उत्कृष्ट अवगाहना तक ना पहुंच जावे, वो अवगाहना धारण करे, तो ये कहलाएगा उसका स्वक्षेत्र परावर्तन। और परक्षेत्र परावर्तन में क्या लगाना कि जो आकाश के प्रदेश हैं, इन आकाश के प्रदेशों को क्रम क्रम से जन्म लेता हुआ पूरे 343 घन राजू प्रदेशों पर ये जीव जन्म मरण दोनों कर लेवे, तो वो कहलाता है परक्षेत्र परावर्तन। देखना, यानी स्वक्षेत्र में जो उसकी अवगाहना है, उस अवगाहना को लेकर के चलना है। स्वक्षेत्र परिवर्तन। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग हैं, और महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी है। यहाँ योजन का प्रमाण 4 कोस व्यवहार कोस का लेना, क्योंकि शरीर की अवगाहना व्यवहार योजन से ली गई है। उक्त जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अवगाहना के शरीर को लेकर जन्म लेने को एक स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। विशेषार्थ, कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया, फिर जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार तो अर्थात असंख्यात बार वही जघन्य अवगाहना को धारण करके जन्मे। जघन्य अवगाहना के भी असंख्यात प्रदेश हैं। घनांगुल के असंख्यात भाग बार तक सूक्ष्म अवगाहना से ही जन्म लेने में असंख्यात जन्म हो जाएंगे। उनकी लौकिक गणित से गणना नहीं की जा सकती है। मध्य में अनेक अवगाहना से अनेक बार उत्पन्न होता है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। पीछे क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहनाओं को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संख्यात घनांगुल प्रमाण असंख्यात अवगाहनाओं के भेदों को जितने समय अर्थात काल में धारण कर सके, उतने काल समुदाय को एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। बीच में जो क्रम रहित अवगाहना युक्त शरीर धारण करे सो गिनती में नहीं है, अर्थात छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना पर्यंत सब अवगाहनाओं को क्रम से धारण करने में जितना काल अर्थात समय लगता है, उसको स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। शंका, अवगाहना किसे कहते हैं? समाधान, आकाश के जितने क्षेत्र को शरीर रोके उसका नाम अवगाहना है। शंका, सर्वजगन्य अवगाहना किसकी होती है? समाधान, ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति के तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। यह अन्य सर्व अवगाहनाओं के भेदों से जघन्य है और इसका प्रमाण घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शंका, ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले की ही जघन्य अवगाहना क्यों होती है? समाधान, जब जीव परभव को गमन करे तब विदिशाओं पर वर्जित अर्थात रहित 4 दिशा व अधः व ऊर्ध्व दिशा में गमन होता है। सो 4 प्रकार हैं: ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगला गति, गोमूत्रिका गति।
जहां सीधा गमन करे सो ऋजु गति है, जिसमें बीच में एक बार मुड़े सो पाणी मुक्ता गति है, जिसके बीच में 2 बार मुड़े सो लांगलिका गति है, जिसमें 3 बार मुड़े सो गोमूत्रिका गति है। मुड़ने में जो विग्रह गति, उसमें योगों की वृद्धि होती है, और योगों की वृद्धि होने पर अवगाहना में भी वृद्धि हो जाने का प्रसंग आता है। इसीलिए ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले ही जगह में अवगाहना होती है। बस अभी ये फिर से देखते हैं। स्वक्षेत्र परिवर्तन, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त की जगन्य अवगाहना धनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। पहले नंबर तो अपने को सूक्ष्म निगोदिया जीव समझ में आए कि सूक्ष्म निगोदिया जीव है क्या। देखो, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो एक इंद्रिय जीव, उसको नीचे रखो, एक इंद्रिय जीव है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं बादल। तो जितने भी स्थावर हैं, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब जो अपने को दिखाई देते हैं ये बादल के अंतर्गत में आते हैं। और इन स्थावरों में सूक्ष्म भी होते हैं, लेकिन जो निगोदिया जीव है वो वनस्पति कायिक है। वनस्पति कायिक का सूक्ष्म कहलाता है। मतलब निगोदिया जितने भी हैं लोक में, जो 3 लोक में व्याप्त हैं, तो वो ये समझना कि वनस्पति कायिक सूक्ष्म जीव है। ठीक, अब निगोदिया अपने आप में भी सूक्ष्म भी होते हैं और बादल भी होते हैं। तो सूक्ष्म में भी फिर 2 भेद चलते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। यहाँ पे कौन सा लेना है? अपर्याप्त लेना है। इसका जब अपन संधि विच्छेद करते हैं लब्ध्य पर्याप्त, तो इसका संधि विच्छेद करने पर कैसे आ जाता है? लब्धि धन अपर्याप्त, यानी अ और ये ई, ये मिलके या बनाते हैं। तो संधि विच्छेद करके यदि आप पढ़ो तो इसको पढ़ना लब्धि अपर्याप्त, और संधि करके पढ़ते हो तो पढ़ा जाएगा लब्ध्य पर्याप्त। कई लोग लब्ध भी बोल देते हैं और अपर्याप्त भी बोल देते हैं, या कई लोग लब्धि पर्याप्त बोल देते हैं, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो सूक्ष्म निगोदिया, निगोदिया यानी वनस्पति कायिक जीव का ही एक सूक्ष्म जीव, उसकी सबसे जगह लब्धि अपर्याप्त। अपर्याप्त को पर्याप्त आप लोग समझते होंगे। जो पर्याप्तियां होती है ना, कितने प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं? 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। तो एक कहलाते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक और एक कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्तक। यानी जिनकी पर्याप्तियां अभी अपूर्ण है लेकिन आगे चल के पूर्ण होंगी, वे कहलाते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और जिनका नाम कर्म का ऐसा ही उदय है कि जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण होने ही वाली नहीं है। कहाँ तक होंगी? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही जिनका मरण हो जाएगा। मतलब सबसे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, फिर दूसरी शरीर पर्याप्ति। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी और उसके पहले ही जिनका मरण हो जाएगा वे कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्तक। और ये लब्धि अपर्याप्तक सभी में होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक इंद्रिय में ही होते हैं। जिन्होंने जीव समास पढ़े होंगे वे एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय,
संगी पंचेंद्रिय जीवों में भी लब्धि अपर्याप्तक होती है। तो यहाँ पे किसकी कौन सी जीव की जगन्य अवगाहना लगाना? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की जगन्य अवगाहना। अवगाहना यानी उसके शरीर का प्रमाण। उसके शरीर का प्रमाण कितना लगाना? जैसे आजकल शादियां होती हैं तो क्या देखते हैं भैया? हाइट, कितनी हाइट है? 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 2 इंच। तो हाइट मैचिंग करते कि नहीं करते? पहले के जमाने होते थे कि कुछ नहीं देखा जाता था। हाँ, लड़का देखा, परिवार देखा, घर पैसा देखा, ये लड़की में योग्यता देखी और कर देते थे। लेकिन आजकल सब कुछ देखा जाता है। तो ये अवगाहना देखना, किसकी अवगाहना देखना? सूक्ष्म निगोदिया की। किससे दिखेगी? सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना किससे दिखेगी? सर्वज्ञ चक्षु से, आगम चक्षु से दिखेगी। आपको इंद्रिय चक्षु से वो अवगाहना नहीं दिखने वाली है। तो जगन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग है। अब ये घनांगुल क्या चीज है? कहाँ से आ गया ये घनांगुल? घनांगुल यानी अपने को घनांगुल के नाम पे क्या दिखता है? अंगूठा दिखता है, थंब इम्प्रेशन, है ना? अंगूठा दिखाई देता है। कथनचित ठीक है, लेकिन सर्वथा ठीक नहीं है। क्यों? घनांगुल के अंतर्गत में कितने प्रदेश हैं? इसको आप ये समझो कि जो आपका 1 इंच का पोर है, पोर तो समझते ना, उंगली का पोर, ये जैसे अपनी उंगली है ना, इस उंगली का पोर ये लगभग 1 इंच का मान के चलो। ये 1 इंच का जो पोर है और इसको क्यू यानी इसको घन में लगाना, ठीक? अब इस घन में कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं? असंख्यात कह देते हैं, लेकिन जिनवाणी में अपनी जो गणित है जैन दर्शन की, इसमें आपको जैसे बचपन में आप लोग पहाड़े याद करते थे, है ना, गुणा भाग याद करते थे। यदि थोड़ा बहुत आपको करणान योग में प्रवेश करना है तो ये 8 के आपके डिफरेंस एक सामान्य भाव वासना आपको होना जरूरी है। पहला पल्य, दूसरा सागर, सूच्यंगुल, तीसरा चौथा प्रतरांगुल, पांचवा घनांगुल, छठवा जगत श्रेणी, फिर सातवां जगत प्रतर और आठवां है जगत घन। ये गिनती आपके ज्ञान में होना जरूरी है, कम से कम नाम तो सीखने हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? पल्य, दूसरा सागर, दूसरा क्या है? सागर। तीसरा सूच्यांगुल, चौथा प्रत्यांगुल, पांचवा घनांगुल, छठवा जगत श्रेणी, सातवा जगत जगत प्रतर, प्रतर, आठवा जगत जगत घन। देखो 3 की तो अभी भाव वासना आपको करा देते हैं, जो भी आप लोग पढ़ के आए ना। 7 राज्यों की जगत श्रेणी होती है, ये हो गई जगत श्रेणी। फिर प्रतर में क्या लगा लेना? 2 डायमेंशन, कि इसमें जितने भी ये हो गए, ये हो गया जगत प्रतर। फिर घन में क्या लगा लेना? इसका ही घन, ये कहलाएगा जगत घन। 7 राज्यों की जगत श्रेणी और 7 7 49,
49 राजू का जगत प्रतर और 343 घन राजू जगत घन हो गया। ठीक, अब ऊपर आते हैं पल्ल, सागर, सूच्यांगुल, पत्रांगुल, घनांगुल। पल्ल का थोड़ा सा लंबा चौड़ा गणित है कि आप वो 1 योजन गहरा 1 योजन चौड़ा गड्ढा करो और उसमें आप क्या भरो इतने सूक्ष्म बाल मेढ़े के भरो, फिर उनको 100 वर्ष में फिर उसमें असंख्यात का वो पूरा एक निकलता है, उसमें वो निकालो तो पल्ल के उद्धार पल्ल, व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल और अद्धा पल्ल, पल्ल ऐसे तीनों निकल के आते हैं। और फिर कितने पल्लियों का एक सागर होता है? असंख्यात पल्यों का। नहीं, असंख्यात का नहीं, 10,000 पल्लियों का एक सागर होता है, कुछ ऐसा है वो गणित। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। यानी ये जो पल्ल और सागर, ये जो डिजिट है, ये टाइम पीरियड की डिजिट है। मतलब इसमें आपको क्या गिनने हैं? समय गिनने हैं। और जो सूच्यांगुल, पत्रांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन है, ये क्षेत्र की डिजिट है। तो ये दोनों इकट्ठे कैसे रख दी? जैसे कोई घंटे और मीटर को एक संग रख सकता है क्या? लेकिन अपने को इधर ये नहीं देखना कि किसको काउंट करता है, अपने को ये देखना है कि इसमें जो समय है, जैसे सागर है, एक सागर कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर है। तो सागर से भी अधिक प्रदेश सूच्यांगुल में होते हैं। सिर्फ अपने को इतनी बात समझनी है कि सागर से भी अधिक प्रदेश सूच्यांगुल में होते हैं। समझ में आया? सूच्यांगुल यानी 1 डायमेंशन, यानी जो आपका 1.25 इंच का पोर है, इसमें जो प्रदेश पाए जा रहे हैं, वो कितने प्रदेश पाए जा रहे हैं कि एक सागर में जितने समय होते हैं उससे असंख्याते ज्यादा इस एक पोरे की में प्रदेशों की संख्या है। ख्याल में आई कि नहीं आई? वरना क्या होता है, जब इनकी भाव वासना नहीं करो तो सागर लगता है बड़ा। क्यों? सागर के नाम पे हमें समुद्र दिखता है और पोर तो अपने पास है, तो ये लगता है हमें छोटा। तो सागर में आप समुद्र मत देखना, कहाँ का, कहीं का भी। और पोर में आपको अपने हाथ का पोर नहीं देखना, उसमें आपको प्रदेश देखना है। ख्याल में आया? उस सागर में समयों की संख्या देखनी है। तो ये उत्तरोत्तर राशि बढ़ी हुई है। पल्ले से बड़ा सागर, सागर से बड़ा सूच्यांगुल, सूच्यांगुल का प्रतर, प्रतर का अर्थ होता है 2 डायमेंशन, और घनांगुल का अर्थ होता है 3 डायमेंशन। कि जब यही चीज किसमें हो जाएगी? घन रूप में हो जाएगी, तो क्या कहलाने लगेगा? ये घनांगुल कहलाएगा। अब अपन वापस यहाँ पर आते हैं। अपने को पढ़नी है किसकी अवगाहना? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन तो समझते हैं ना, लंबाई प्लस ऊंचाई, और गहराई चली जाएगी तो 3 डायमेंशन। जैसे अपन ने ये चीज बनाई ना, ये 2 डायमेंशन हो गई, और ये जो हो गया ना, ये 3 डायमेंशन उसका है ना। 3D बोलते हैं ना आजकल, फिल्म कैसी आने लगी है? 3D आने लगी है। यानी पहले तो आप केवल एक 2D देखते थे, है ना, चौड़ाई और ऊंचाई देखते थे। अब 3D में उसकी मोटाई भी देखी। ऐसी फिल्म आती ना 3D में, तो आप उसकी मोटाई भी देख सकते हैं। जैसे कोई घर है तो वो केवल आपको फ्लैट नहीं दिखेगा, उसमें आपको गहराई भी दिखेगी। व्यक्ति है तो उसमें उसकी मोटाई भी दिखेगी।
वो कहलाती है 3D फिल्म, यानी घन वाली फिल्म, जिसमें व्यक्तियों का घन आपको दिखाई देगा, व्यक्ति आपको 3D दिखाई देगा, वो 3D फिल्म कहलाती है। तो अपनी बात क्या चल रही थी, अपने को किसकी जगन्य अवगाहना निकालनी है, किसकी जगन्य अवगाहना निकालनी है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि निगोदिया अपर्याप्ता। लब्धि अपर्याप्त की। लब्धि। क्यों, ये सबसे सूक्ष्म जीव है, सबसे सूक्ष्म जीव। आप सोचो, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई हो, उसकी कितनी अवगाहना होगी। कहोगे दीदी उसका अस्तित्व है कि नहीं है, उसने आहार वर्गणाओं को, आहार पर्याप्ति उसने पूरी करी है, और आहार वर्गणाएं उसने गिरन करी हैं, और अंतर मुहूर्त लगता है एक पर्याप्ति को पूरा करने में, तो अंतर मुहूर्त तक उन आहार वर्गणाओं को वो रख चुका है। अब वो उन वर्गणाओं को परिणमन कराने के लिए शरीर पर्याप्ति में भी प्रवेश कर चुका, लेकिन सफल नहीं हो पाया। किसमें सफल नहीं हो पाया, शरीर पर्याप्ति को पूरा करने में वो सफल नहीं हो पाया। तो शरीर तो उसके पास मौजूद है, लेकिन सबसे सूक्ष्म है और सबसे छोटा है। उसकी अवगाहना कितनी है कि ये जो अपन ने घनांगुल समझा है, इसमें जितने प्रदेश में है, उन प्रदेशों को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, असंख्यात से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, वो सूक्ष्म निगोदिया की सबसे जघन्य अवगाहना आ जाएगी। तो असंख्यात का डिवाइड करेंगे तो उसके कितने प्रदेश आएंगे, उसके असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात ही प्रदेश आएंगे। आत्मा के जो प्रदेश हैं, एक बात हमेशा याद रखना, आत्मा में कितनी भी संकोच विस्तार शक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी उसके पूरे प्रदेश एक प्रदेश पर सिमट करके इकट्ठे नहीं होंगे। जघन्य रूप से भी उसको असंख्यात प्रदेश ही चाहिए, असंख्यात प्रदेशों पर वो एकत्रित हो जाएगी। तो ये लाइन का अर्थ समझ में आया, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना कितनी है, घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। और उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है, महामच्छ की। वो कितनी है उत्कृष्ट अवगाहना, 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी। क्यों, क्योंकि जो एक योजन होता है ना, उसमें 4 कोस होते हैं। एक कोस होता है 2 मील का, 1 मील होता है 1.5 किलोमीटर का, तो 2 में कितने हुए, 2 कोस 2 मील में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर होंगे, तो 4 कोस में कितने किलोमीटर हो गए, 12 कितने हो गए, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर का इंटू कर दो आप एक योजन से, कितने किलोमीटर हो गए, 12,000 किलोमीटर लंबा। और आपको पता है भारत कितने किलोमीटर में है, केवल 3,255 के समथिंग किलोमीटर है, कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक। और यदि अपने को ये महामत्स्य की अवगाहना निकालनी है तो 3 चौके 12, लगभग आपको 3.5 भारत को आप ऐसे रखें तो 3.5 भारत प्रमाण वो महामत्स्य लंबा है।
इतना लंबा, समझ में आ रही है? स्वयंभू रमण समुद्र में, और सोचो स्वयंभू रमण समुद्र में कितने भारत बन जाएंगे है? उसमें भारत की कहाँ क्या स्थान है, कितने भारत बन जाएंगे उस स्वयंभू रमण समुद्र में। ऐसे मोटाई भी निकाल लो इसकी। ऐसे असंख्याते रहते हैं वहां महामत्स्य। महामत्स्य यानी मगरमच्छ जैसी जानवर समझना आप, जलचर जीव, और वो भी उधर पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं। वे महामत्स्य पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं। कैसे हो जाते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे पालन करते होंगे? है सोचो, जीव तिर्यंच भी पंचम गुण स्थान वर्ती देश व्रती हो जाता है। सब विशुद्धियों के प्रभाव में, जीव की सम्यक भावनाओं के प्रभाव में, उसके बल पर हो जाता है। तो आप ये पूरा निकालना, एक कोस में 2 मील और 1 मील में कितना, 1.5 किलोमीटर है ना? तो 1 मील में 1.5 किलोमीटर, तो एक कोस में कितने हो गए? 3 किलोमीटर का एक कोस लगा के चलना। तो 3 चौके 12। ऐसे शरीर की क्या निकाल लो, चौड़ाई में अपन गुणा कर सकते हैं। 500 योजन में 12 का गुणा कर दो, तो वो किलोमीटर में, योजन किलोमीटर में बदल जाएगा। 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 6,000 किलोमीटर चौड़ा। 12,000 किलोमीटर लंबा, 6,000 किलोमीटर चौड़ा, और 250 में गुणा करो 12 है। कितने हो गए? 12 दूनी 24, 24 के वो और 6, 3,000 किलोमीटर उसकी मोटाई है, ऊंचाई उसकी लगा, मतलब मोटाई उसकी 3,000 किलोमीटर है। जैसे अपन अपना लगा के देखो ना, लंबाई कितनी है अपनी? 5 फुट 3 इंच 7 इंच। चौड़ाई कितनी है अपनी? 1.25 फीट। और पीछे गहराई कितनी है? चौड़ाई से भी कम है कि नहीं है? चौड़ाई से भी कम। ऐसे इसकी भी लगाना, महामत्स्य की अवधारणा। 12,000 किलोमीटर लंबा, 6,000 किलोमीटर चौड़ा, और चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा। यहाँ योजन का प्रमाण 4 कोस का लेना, क्योंकि शरीर की अवधारणा व्यवहार योजन से ली गई है। उक्त जगन्य अवगाहना से लेकर के उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अवगाहना के शरीर को लेकर जन्म लेने को 100 क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। अभी तो अपन ने केवल अवगाहना समझी है शरीर की, अब वो धारण कैसे करेगा और परावर्तन कैसे करेगा उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। क्वेश्चन बना करके लाना है आप लोगों को द्रव्य परावर्तन के, फिर अपन ये विषय आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है क्या किसी का कोई? चलिए। हे चिन्मानी भारती कोई जहाँ दिन में, जो तेरी शरणागति पावे सुख में, जावाई के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाई वनस्पति नमो, सदा वेद रे तू